back to Raja Sadiq, and today we're going to discuss a very interesting topic, that is government and press relationship. Government and press relationship को अगर आपको दो तरह से समझना होगा। गवर्नमेंट एंड प्रेस रिलेशनशिप सबसे पहले इट्स अ सिंपल क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मीडिया लॉज इन पाकिस्तान, और दूसरी तरफ ये है कि मीडिया को अगर आप क्रिटिकली रिव्यू करना चाहते हैं मीडिया सिस्टम को इन पाकिस्तान, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट और प्रेस के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकें, बिकॉज गवर्नमेंट एट वन एंड इज देयर to implement laws and regulations for the media, and on the other hand media always wants freedom and freedom of expression to work in a certain society. So ये जो दो डिमांड हैं दोनों की, गवर्नमेंट की कंट्रोल करने की और मीडिया की फ्रीडम की, तो इनके क्लैश में क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और इस तरह का क्लैश कब तक चलेगा और कब तक चलता आ रहा है और क्यों चलता आ रहा है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर आपके 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं, एक गवर्नमेंट प्रेस रिलेशनशिप, एक मीडिया लॉज हिस्ट्री, और एक आपका मीडिया सिस्टम इन पाकिस्तान का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किस तरह से चल रहा है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये है कि ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान का प्रेस है इसने हमेशा हार्श पॉलिटिकल इसके ऊपर इम्पैक्ट आता रहा है, जो भी आपका इंस्टेबिलिटी रही कंट्री में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उसका इम्पैक्ट जो है मीडिया के ऊपर उसे फेस करना पड़ा। When partition resulted in the establishment of Pakistan as an independent homeland for the Muslims, the Muslim League as a political party struggled with the task of leading the new country into a stable statehood. अब देखिए गवर्नमेंट की उस टाइम सिचुएशन क्या चल रही थी, और उसके साथ साथ वो प्रेस को किस तरह से कंट्रोल कर रहे थे और प्रेस को किस तरह से स्ट्रैंगल्ड कर रहे थे या मजल्ड कर रहे थे, ये सारा कुछ आपको एक हिस्ट्री के बगैर, उस टाइम की पॉलिटिकल कॉन्टेम्प्रेरी जो सिचुएशन थी उसको समझे बगैर आप प्रेस का उस टाइम की सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसलिए जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो बहुत ज़्यादा फैक्शनलिज्म है, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, इंटरनल स्ट्राइफ है, इनकम्पिटेंस है, करप्शन है। तो ऐसे में प्रेस का रोल क्या था? तो प्रेस को तो बहुत ज़्यादा, जैसे आप कहोगे, नेगेटिवली देखा गया। इसकी वजह ये थी कि मुस्लिम प्रेस जो था जिसने स्ट्रगल की थी, जिसका एक मिशन था फॉर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस वो मिशन उस तरह से नहीं रहा, और प्रेस जो था वो एज अ वॉचडॉग एक्ट कर रहा था। जितनी भी इंटरनल स्ट्राइक थी वो लोगों के सामने उनको रख रहा था, लेकिन गवर्नमेंट जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी। उन्हें ये लग रहा था कि प्रेस बाय viewing or by telling people about the internal instability is actually aggravating the problems of people और द गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने उसको कंट्रोल करने की कोशिश स्टार्ट की। उन्होंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया, बैन किया पब्लिकेशंस को, और बहुत सारे बाकी के प्यूनिटिव मेजर्स लिए। देन आप देखो कि गवर्नमेंट प्रेस 1947 से 1958 तक क्या था। सबसे पहले कि पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस अमेरिकन ब्लॉक ज्वाइन कर लेता है, और अमेरिकन ब्लॉक ज्वाइन करने के बाद जो कम्युनिस्ट ब्लॉक की न्यूज़पेपर्स थी या पब्लिकेशंस थी या उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। 1953 में कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में बैन कर दी जाती है। 1947 से 53 तक ऑलमोस्ट 58 मैगजीन्स और बुक्स जो हैं वो बैन की जाती हैं और मार्केट से रिमूव की जाती हैं। देन अक्टूबर 7 1958 आपके सामने सारी सिचुएशन है। सिकंदर मिर्जा प्रेसिडेंट एबॉलिश द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन द कंट्री। ये पहली मिलिट्री रिजीम थी। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान में हो जाता है, और जब पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड हो जाता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है कि आज़ाद आवाज़ों पर पाबंदी लगाई जाए। मिलिट्री रिजीम का सबसे पहला टारगेट ये होता है। तो विद इन 3 वीक्स ऑफ एज्यूमिंग चार्ज October 27, 1958, सिकंदर मिर्जा was ousted by General Ayub Khan and then the commander in chief of armed forces, who then declared himself president. Ayub Khan, within the first week of its coup, imprisoned Sayyid Sibte Hassan, editor of weekly Lailu Nahar, और देन अहमद नदीम कासमी, एडिटर ऑफ अमरोज़, और फैज़ अहमद फैज़ को, जो कि हमारे पोइट हैं और पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे, उन्हें भी इम्प्रिजन कर दिया जाता है। और जर्नलिस्ट जो प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड के लिए काम कर रहे थे उन्हें सबको इम्प्रिजन कर दिया जाता है अंडर द अयूब एरा। देन अयूब एरा के अंदर आपके पास लॉ आता है जिसको पीपीओ कहा जाता है, प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1961। इसका बेसिक मकसद ये होता है ताकि गवर्नमेंट जो है वो न्यूज़पेपर्स को कंट्रोल कर सके। ये इसको ब्लैक लॉ कहा गया है क्योंकि इसको, और सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसको बायकॉट करती हैं। ये इसका जो ऑर्डिनेंस है ये 30 पेजेस पर है, और ये डील कर रहा है प्रेस के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, पीरियोडिकल्स के साथ, बुक्स के साथ, और एनी काइंड ऑफ अदर पब्लिकेशंस के साथ। उसके बाद क्या है कि पीपीओ के तहत गवर्नमेंट हैड बीन एम्पावर्ड टू आस्क फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेसेस। जिस तरह से ब्रिटिश रूल में उन्हें कहा जाता था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएं, इसी तरह गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी आपसे डिमांड किया कि आप प्रिंटिंग प्रेस फॉर पब्लिशिंग न्यूज़पेपर्स और बुक्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना होगी। फिर एनी ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल एज डिफाइंड बाय द ऑर्डिनेंस जो है वो आप इशू नहीं कर सकते, और सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंजिंग फ्रॉम ₹500 to ₹10,000 कुड बी डिमांडेड फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेसेस। अब उस टाइम में ये प्राइस बहुत ज़्यादा थी एनीवेज, और लेकिन आज के दौर में ये प्राइस जो है वो डिफरेंट हो चुकी हुई है। अपील्स अगेंस्ट सच एक्शन विल लाई विद अ स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट।
Then the government has also been empowered in certain cases to prohibit the printing press from publishing books or newspapers. जो गवर्नमेंट को चीज़ पसंद नहीं आती थी तो गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार था कि वो प्रोहिबिट कर सकता है, बैन कर सकता है on the publication of certain books and newspapers. इसके अलावा under the new rules before obtaining a declaration, a publisher would have to show that he had the financial resources required for regularly publishing a newspaper. Editor was required to possess reasonable educational qualification or satisfactory experience in journalism. अब जर्नलिज्म जो है वो एक ऐसा फ़ील्ड है जिसके अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अरसे तक है या आपका शौक है तो आप विदाउट डिग्री ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। उस टाइम इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट आपके पास एचआर रिसोर्स भी नहीं थे। जर्नलिज्म यूनिवर्सिटीज़ में भी उस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा था। तो आपके पास कॉम्पिटेंट या डिग्री होल्डर जर्नलिस्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये जो बैन्स थे उस टाइम में एक्चुअली में जो मंझे हुए जर्नलिस्ट उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको स्टॉप करना था, उनको रोकना था, उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करना था ताकि वो जर्नलिज्म का अपना प्रोफेशन परस्यू ना कर सकें। देन नेशनल प्रेस ट्रस्ट एक इदारा है जो 1964 में स्टैब्लिश किया जाता है और जितनी ही भी प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड के पेपर्स थे वो एनपीटी को दे दिए जाते हैं। एनपीटी हैड राइट टू टेक ओवर एनी सच न्यूज़पेपर मैगजीन व्हिच इज अपेरेंटली फाइनेंशियल नॉट एबल टू रन द न्यूज़पेपर और इज डेंजरस टू कंट्रीज सिक्योरिटी। नाउ द फोकस शुड बी ऑन द डेंजरस टू कंट्रीज सिक्योरिटी। इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। कंट्री सिक्योरिटी कौन डिफाइन करेगा? कौन डिफाइन करेगा कि कौन सा न्यूज़पेपर कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है और कौन सा न्यूज़पेपर कंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा? तो आप ये समझ सकते हैं कि इट इज़ लाइक कि आपकी जो गवर्नमेंट है ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस पे है, अपनी पर्सनल कंफर्ट पे है कि वो कौन सा न्यूज़पेपर चाहती है कि पब्लिश हो और कौन सा चाहती है कि पब्लिश ना हो। और ऐसे में कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट के खिलाफ लिखी जाएगी उसको अगर आप ये कह के बैन कर दें कि इट इज़ अगेंस्ट कंट्री सिक्योरिटी और इट हैज़ डिसरप्टेड द पब्लिक ऑर्डर तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। अपेरेंटली इट वाज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बट एक्चुअली इट वाज स्टेट कंट्रोल्ड। देन आपके पास है कि नेशनल प्रेस ट्रस्ट में डॉन, जंग और नवाई वक्त वर द ओनली पेपर्स दैट वर नॉट टेकन इन गवर्नमेंट्स कस्टडी और अनदर हार्श एक्शन टेकन अगेंस्ट प्रेस बाय यूज गवर्नमेंट वाज द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब पहले जो था इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज जो थी वो डायरेक्टली न्यूज़ जो थी पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स को सेंड कर सकती थी। लेकिन अयूब के इरा में इन ऑर्डर टू कंट्रोल कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपकी कंट्री के अंदर एंटर हो रही है या आपके सब्सक्राइबर्स या आपके आवाम किस किस्म के इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती थी जिसको सेंसर कर लिया जाता था एट नेशनल लेवल, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ के ज़रिए आपको नेशनल न्यूज़ के बारे में भी पता चल जाता था। तो उसको कर्टेल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई कि एपीपी जो कि पाकिस्तान की प्रेस न्यूज़ एजेंसी है और पीपीआई, इनके थ्रू सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज पहले इनसे लिंक करेंगी, फिर एपीपी और पीपीआई डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द पाकिस्तान सब्सक्राइबर्स दोज इंटरनेशनल न्यूज़ आइटम्स। तो दिस इज वॉज अ मेजर आई गेस थिंग जिसमें आपने पाकिस्तानी सिटीजन्स को जो है उनका राइट टू फ्रीडम जो है वो आपने कर्टेल करने की कोशिश की। देन आपके पास आता है 1969 में जनरल याहिया खान और ये बस आपके सामने है कि उसमें भी बैन ही किया गया था। मैगजीन्स नोन फॉर देयर इंडिपेंडेंट न्यूज़ एंड प्रोग्रेसिव व्यूज वर फर्स्ट टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद नेशनल प्रेस ट्रस्ट को दे दिए गए और 1960 में द वेस्टर्न पाकिस्तान मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमulgated। और देन आप देखो कि ऑन द आउटसाइड द एम वाज टू कंसोलिडेट इनटू वन लॉ डिफरेंट प्रोविजंस फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ पर्सन्स एंड कंट्रोल ऑफ पर्सन्स एंड पब्लिकेशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो जितना भी प्रेस फ्रीडम के ऊपर जब भी कभी कोई उसको बंद करने की कोशिश की जाती है तो उसकी मेन रीज़न ही उसके पीछे सेंसरशिप के पीछे या सेंसरशिप को लेजिटिमेट किया जाता है ये कहकर कि हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर चाहते हैं या फिर हम इंटरनल सिक्योरिटी चाहते हैं। द रियल एम वाज टू डिफाइन एंड रीइंफोर्स अ मैकेनिज्म ऑफ रिप्रेशन एक्चुअली एंड दिस लॉ empowered the government to ban the printing of publications, to enter and search premises and to prohibit import of newspapers among other measures। अब ये जो prohibit import of other newspapers है इससे क्या मुराद है, क्योंकि पाकिस्तान में अपना जो न्यूज़पेपर का जो आपका पेपर होता है वो ब्रॉडशीट टाइप वो आपका अवेलेबल नहीं था, वो बाहर से उस पेपर को मंगवाया जाता था और फिर उतना न्यूज़पेपर्स among other measures। अब ये जो prohibit import of other न्यूज़पेपर्स है इससे क्या मुराद है, क्योंकि
पाकिस्तान में अपना जो न्यूज़पेपर का जो आपका पेपर होता है वो ब्रॉडशीट टाइप वो आपका अवेलेबल नहीं था। वो बाहर से उस पेपर को मंगवाया जाता था और फिर उतना उस पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता था न्यूज़पेपर को। तो जनरल याह्या के एरा में उसके ऊपर बैन लगा दिया गया कि न्यूज़पेपर जो है उसका पेपर बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा, और अगर मंगवाया भी जाएगा तो वो गवर्नमेंट जो है उसको बजाय कि न्यूज़पेपर जो भी प्रेस हाउस है वो डायरेक्टली बाहर से मंगवाए, वो गवर्नमेंट के थ्रू बाहर से वो न्यूज़पेपर जिसके ऊपर न्यूज़ कंटेंट पब्लिश होना है या प्रिंट होना है वो गवर्नमेंट के थ्रू उस पेपर को बाहर से मंगवाया जाएगा। देन आता है प्रेस एंड गवर्नमेंट 1971 और 1977 के दौरान के न्यूज़पेपर वाज परमिटेड टू राइट अबाउट सिचुएशन इन ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि रिलेटिवली आप देखें कि इस टाइम डेमोक्रेटिक एरा था। पीपल्स राइट टू नो वाज एन अनएक्सेप्टेबल थिंग टू द गवर्नमेंट। लेटर नेशंस एंगर ओवर कंट्रीज ह्यूमिलेटिंग डिफीट बाय इंडिया बॉइल्ड इनटू street demonstrations throughout the country. To forestall further unrest, General Yahya surrendered his power to Zulfikar Ali Bhutto of Pakistan's People's Party. ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी गवर्नमेंट में साथ साथ चल रही है, और गवर्नमेंट की हर तरह से हर आने वाली गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि लोगों तक जो है वो न्यूज़ ना पहुंचे ताकि सिचुएशन ज़्यादा एग्रेवेट ना करे। उस टाइम जो सिचुएशन है तब आपके पास टेलीविजन था स्टेट ओनली, और साथ में जो ज़्यादा मेजर चीज़ थी वो न्यूज़पेपर था जिससे मैक्सिमम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। Then, after Dhaka fall, media played a great role in reboosting nations' morale that were very disappointed over countries' division into two parts and brought them back to the real life. Draconian law PPO was revived again and used against the press by the new government. जो कोई भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो है उसकी डिवीजन गलत हुई है और इसमें ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है या ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने भी रोल प्ले किया है, तो इस तरह के न्यूज़पेपर्स पे बैन लगाया जाता था। वीकली आउटलुक एंड पंजाब पंच वर क्लोज डाउन यूजिंग दिस ऑर्डिनेंस डिस्पाइट द फैक्ट दैट पंजाब पंच एंड आउटलुक वर अमंग दोज पेपर दैट सपोर्टेड पीपीपी इन इलेक्शन। देन जनरल ज़िया का एरा है। जनरल ज़िया के एरा में बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई है। इट इज़ वेल नोन टू ऑल के उस एरा में बहुत ज़्यादा आपका सेकंड मार्शल लॉ है। उस एरा में बहुत ज़्यादा जो है प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इवन के ब्लैंक पेजेस जो थे न्यूज़पेपर में वो पब्लिश हुआ करते थे कि जो कॉपीज़ थी वो डेली आपका गवर्नमेंट की तरफ से चेक होती थी कि ये सुबह न्यूज़ जा सकती है और ये न्यूज़ नहीं जा सकती। 18 मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स वर क्लोज डाउन। ऑलमोस्ट 150 जर्नलिस्ट वर अरेस्टेड एंड गिवन डिफरेंट पनिशमेंट्स बाय द मार्शल लॉ कोर्ट्स इन दिस पीरियड। देन आप देखो कि जो जनरल जहाँ कह रहा था नो न्यूज़पेपर कुड पब्लिश एनीथिंग विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट। जो कॉलम वगैरह लिखा जाता था वो न्यूज़पेपर के एडिटर जो थे वो गवर्नमेंट को पहले उनके इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को सेंड करते थे। अगर वहाँ से अप्रूवल आता था तो पब्लिश किया जाता था, अदरवाइज उस न्यूज़ कंटेंट को चाहे वो कॉलम है चाहे न्यूज़ आइटम है उसे पब्लिश नहीं होने दिया जाता था। 1988 तक ये रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। उसके बाद जनरल जहाँ साहब की डेथ हो जाती है इन अ प्लेन, और बाद में आपकी जो एक नई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है वो एबॉलिश करती है पीपीओ, और एक ब्रीथिंग स्पेस मिलती है आपके प्रेस को पाकिस्तान में, और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस RPPO जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। और सिंस देन प्रेस जो है वो कंपैरेटिवली एंजॉय कर रहा है बेटर एनवायरनमेंट, और उसका कोई मेजर क्लैश अभी तक गवर्नमेंट के साथ नहीं आया। प्रेस एंड गवर्नमेंट जो है 1997 से 2008 तक हैड सम प्रॉब्लम विद द जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स। इसके अलावा नवाज शरीफ और डेमोक्रेटिक एरा में इतना मेजरली उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है बैकडोर से, लेकिन जो ज़िया के एरा में जिस तरह से सेंसरशिप करने की कोशिश की गई थी उस तरह से दोबारा से उस तरह के हालात नहीं आए। और प्लस पॉइंट यह है कि जनरल मुशर्रफ के एरा में ऑन 12 अक्टूबर 1999 आपका नो न्यू लॉ और एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द प्रेस। रादर मुशर्रफ्स गवर्नमेंट appreciated the private sector and gave them a chance to invest more in electronic media, which resulted into many new radio and TV channels. देन आपका इन 2014 जो है जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स को एक फेस करनी पड़ती है रिस्ट्रिक्शंस। उसकी रीज़न ये है कि हामिद मीर वाज अटैक्ड एंड द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ब्लेम द कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर इट, और बिसाइड दैट देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल टू पनिश और इम्प्रिजन द जर्नलिस्ट इन द प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज में अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो नाउ देयर इज अ सेल्फ सेंसरशिप कॉन्सेप्ट। आपको बहुत ज़्यादा पता है जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उन्हें कि रेड फ्लैग्स कहाँ पर है, कहाँ पर उन्हें पनिश किया जाएगा और क्या बात कहने से उन्हें इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। तो उसकी वजह से वो ऑलरेडी जो है उन रेड फ्लैग्स को टच किए बगैर न्यूज़ कंटेंट जो है वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से वो पनिशमेंट से और इम्प्रिजनमेंट से बच जाते हैं। लेकिन जो लोग उन रेड फ्लैग्स को फॉलो नहीं करते, जो कि ये भी सेल्फ सेंसरशिप इज अ मोर डेंजरस थिंग, जो लोग उन रेड फ्लैग्स को नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली हमने देखा है अभी रिसेंटली आपने अरशद शरीफ के केस में कि किस तरह से उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं चीज़ें, और बहुत सारे जर्नलिस्ट को फेस करनी पड़ रही होती हैं। तो दिस इज़ अ फैक्ट दैट कि गवर्नमेंट और प्रेस के जो रिलेशनशिप है उसमें क्लैश है, और उसकी रीजंस यही है कि जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट के हक में लिखता है, वो जर्नलिस्ट अच्छा माना जाता है, जबकि जो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखता है गवर्नमेंट उसे अच्छा नहीं समझती और फिर उसको अकॉर्डिंगली पनिश करती है अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड दिस इज द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देन आप देखो कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ऑफन यूज टू pronged पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। Carrot for those who hide media's wrongdoing and follow the policy of appeasement, and stick for those who took independent position both in reporting and in analysis. ये जो बात मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही ये उसको मैं वर्ड्स में बयान करें। Government of the day suppressed independent and critical voices through black laws and used government advertisements as weapon or tool. From the days of former President Ayub Khan to this day, the policy remains unchanged.
अब आपको जब पेपर आएगा तो पेपर में आपने इस तरह का इसका कंक्लूजन लिखना है कि ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन गम और आप इसकी एंडिंग लाइन ये लिख सकते हैं कि देयर शुड बी अ कंसेंसस बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिक्योरिटी को ख़राब करती हैं और वो नो गो एरिया है। बाकी आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन में एम्बेजलमेंट है या करप्शन केसेस हैं, उनको ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपके पाकिस्तान के इमेज को जो है वो एट द इंटरनेशनल लेवल उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, और मीडिया शुड वर्क विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा अगर आप ये देखो कि हमने 4 थ्योरीज़ पढ़ी थी, नॉर्मेटिव थ्योरीज़, अथॉरिटेरियन थ्योरी थी, उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी थी, लिबर्टेरियन थ्योरी थी, देन आपके पास कम्युनिस्ट थ्योरी थी। तो पाकिस्तान का जो इनिशियल एरा है, खासतौर पे जो मिलिट्री रिजीम्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन किस्म का मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, अथॉरिटेरियन नॉर्मेटिव थ्योरी एप्लीकेबल होती है। लेकिन मुशर्रफ के एरा में अगर आप देखो तो देयर वाज़ लिबर्टेरियन प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी वाज एट वर्क, और जबकि पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा सूट करती है थ्योरी जो कि होनी चाहिए, दैट शुड बी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी। इस तरह की बातें आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं और सारी चीज़ें जो है वो आप साथ में रिलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।